जिंदगी रही तो. So let's start physics second year. From the very first chapter of physics second year, there is chapter 12, electrostatics. Second year physics is again very interesting. और उसके specialized special electrical numericals भी आते हैं. पहला चैप्टर electrostatics है, अगला इसके opposite electrodynamics. So electrostatics को कैसे define करते हैं? Electron means charges. Electro would stand for charges, and the word statics always shows state of rest. So charges at rest, ऐसे चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़ना जो रेस्ट में हो, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. हाउ डू वी डिफाइन? इन वर्ड्स, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. तो अगर चार्ज मूव कर रहा हूं, फिर उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ पॉइंट चार्ज? अब बार बार पॉइंट चार्ज, एक्सक्यूज मी. सो पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? आमतौर पर तो देखिए चार्जेस एक साथ होते हैं, चार्जेस एक साथ मूव करते हैं, एक मेटल में चार्जेस होते हैं. अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिंगल चार्ज कंसिडर कर लें, तो एक हाइपोथेटिकल सिंगल चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं. सो द वर्ड पॉइंट चार्ज मींस अ हाइपोथेटिकल single charge is known as point charge. एक सिंगल चार्ज कंसिडर करें, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज. कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? अगर एक सब्सटेंस पर कोई चार्ज ना हो, उसे हम कंसिडर करते हैं न्यूट्रल. अब अगर आप इस तरह कर लें, एक ग्लास रॉड ले लें, ये ग्लास रॉड होगा, इसके साथ रेशम का कपड़ा ले ले, सिल्क क्लॉथ ले ले, इट इज सिल्क. सिल्क क्लॉथ को रॉड के ऊपर रब कर दें, रॉड के साथ इसे रगड़ें, तो क्या होगा? इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे सिल्क क्लॉथ में. सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड दे आर बोथ कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिफाइड. अब हम कहेंगे कि दे आर इलेक्ट्रिफाइड. तो एक सब्सटेंस पर अगर चार्ज ना हो, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स विदाउट चार्ज. एक सब्सटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाए, अब उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफाइड. सो अ सब्सटेंस विद चार्ज इज इलेक्ट्रिफाइड. और इस प्रोसेस को कि जिसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन. सो इलेक्ट्रिफाइड इज विद चार्ज. सो इलेक्ट्रिफिकेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज. सो लिहाजा अगर आप एक न्यूट्रल सिल्क क्लॉथ को एक न्यूट्रल ग्लास रॉड के साथ रब कर ले, तो ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सिल्क क्लॉथ गेन करेगा. जो इनिशियली दोनों न्यूट्रल थे, अब इनके ऊपर चार्ज अपीयर होगा. एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगला नेगेटिवली चार्ज होगा. अब इस लिहाज से सब्सटेंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि किस सब्सटेंस में से करंट पास हो सकता है, किस सब्सटेंस में से करंट पास नहीं हो सकता. एक ऐसा सब्सटेंस लाइक मेटल्स, कॉपर, आयरन, बाकी तमाम मेटल्स कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों, उनमें करंट फ्लो कर सकता है. उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स.
So a substance that has or substances that have free electrons, जिन substances में free electrons हैं, and they allow charges to flow through them are known as conductors. प्लास्टिक में कोई फ्री चार्ज नहीं होता, प्लास्टिक में से करंट पास नहीं हो सकता, इसीलिए तार के ऊपर हम प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं। लकड़ी में, वुड में, कागज में फ्री चार्जेस नहीं होते, इनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। जिस सब्सटेंस में फ्री चार्जेस होंगे वो कंडक्टर बन जाएगा, उसमें करंट फ्लो कर सकता है। ये फ्री चार्जेस आते कहाँ से हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से? जब आप केमिस्ट्री में मेटल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए। तो हर वो सब्सटेंस की जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से करंट पास हो सकता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और उसमें चार्जेस फ्लो भी नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। ग्लास, plastic, wood, mica, rubber, these are all insulators. So substances that do not have free electrons and do not allow charges to flow through them are known as insulators. What are semiconductors? एक ऐसा सब्सटेंस कि जो आम तौर पर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मीनियम, सिलिकॉन, जर्मीनियम, इनमें आमतौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मगर जब इनको आप हीट करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट गेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एट हायर टेम्परेचर and become conductors are called semiconductors. तो सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फ़र्क है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। आप इंसुलेटर को जितना भी हाई टेम्परेचर पर रखिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट भी नहीं होते, मगर सेमीकंडक्टर्स में हाई टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, इसीलिए हम इन्हें सेमीकंडक्टर्स कहते हैं कि दे बिकम कंडक्टर्स एट हायर टेम्परेचर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स हो, चाहे रिपल्जन की फोर्स हो या फोर्स हो अट्रैक्शन की, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। दो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इनके दरमियान फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। सो द फोर्स दैट होल्ड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस टुगेदर इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आप उन्होंने अट्रैक्शन के सेंस में डिफाइन किया है। तो अब तक की मैं आपको समरी थोड़ी बता देता हूँ। चार्जेस रेस्ट में हो उनको स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। एक सिंगल चार्ज, हाइपोथेटिकल सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज कहलाता है। अगर आप दो न्यूट्रल बॉडीज को इस तरह रब कर लें कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो और दोनों पर चार्ज अपीयर हो जाए, तो इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। कंडक्टर हर वो सब्सटेंस है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो और उसमें से करंट पास हो सके। इंसुलेटर हर वो सब्सटेंस है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो और उसमें करंट पास ना हो सके। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं कि जिसमें आमतौर पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, हाई टेम्परेचर पर उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। किस मैकेनिज्म के थ्रू? या पढ़ेंगे फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में, चैप्टर 17 है आई गेस सेकेंड ईयर फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस के दरमियान फोर्स को कहते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम ने चार्जेस के दरमियान इस इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन किया। कूलम ने यह कहा कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हो या ऑपोजिट चार्जेस हो, फॉर एग्जांपल में दो ऐसे चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस हम कंसिडर करते हैं, दो पॉइंट चार्जेस, इनके दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्जन।
सिमिलर चार्जेस से तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट तो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी इनके दरमियान फोर्स हो, उस फोर्स की स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्जेस रेस्ट में हो, उनके दरमियान फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। कूलम ने कहा ये जो फोर्स है इन चार्जेस के दरमियान, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो दो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आप चार्जेस की अमाउंट बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी। हमने कल स्किल्स स्टार्ट किए थे, उसमें ये रिलेशन हम पढ़ रहे हैं। आप चार्जेस की अमाउंट बढ़ा दे फोर्स बढ़ जाएगी, चार्जेस की अमाउंट कम कर दे फोर्स कम हो जाएगी। और उसने ये भी कहा था कि जो इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए कि जब आप डिस्टेंस डबल करते हैं तो फोर्स हाफ नहीं होती, डिस्टेंस डबल करने से फोर्स 4 टाइम्स कम होती है, इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है। ये मैकेनिज्म हमने स्किल्स में कल स्टार्ट किया, आज दोबारा एक्सप्लेन होगा। तो F is directly proportional to the amount of charges या product of charges and force is inversely proportional to square of distance between them। यहाँ तक मैं वर्डिंग्स कंप्लीट कर लेता हूँ, इसको अगेन आगे कंटिन्यू करके डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने वर्डिंग्स क्या लिखी है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, and inversely proportional to the square of distance between them। स्क्वायर का कंसेप्ट अगेन स्किल्स क्लास में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। अब इसमें देखिए 3 कंसेप्ट्स। जब आप चार्जेस की अमाउंट बढ़ा देते हैं फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, पहला पॉइंट तो ये है। आप डिस्टेंस जब डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाती है, इसीलिए स्क्वायर लगाया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट वर्ड क्या शो कर रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? देखिए अगर लिखा हो a प्लस बी तो प्लस को हम कहते हैं सम ऑफ a एंड b। अगर लिखा हो a मल्टीप्लाइड बाय b, so this is product means multiplication, sum means addition, माइनस को हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्ट वर्ड क्या शो कर रहा है कि चार्जेस के को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, इसे डिस्कस करते हैं। सो इक्वेशन आपके सामने क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये इस इक्वेशन से, इस डायग्राम से हम डिस्कस करें, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके दरमियान फोर्स F है, इनके दरमियान डिस्टेंस R है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R square। K is known as Coulomb's constant. K is Coulomb's constant। K किस पर डिपेंड करता है? K 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो चार्जेस के दरमियान आप मीडियम यूज कर रहे हैं, इनके दरमियान आप मीडियम यूज कर रहे हैं, उस पर K की वैल्यू डिपेंड करती है। मीडियम फ्री स्पेस हो सकता है, दरमियान में मीडियम एक इंसुलेटर हो सकता है लाइक रबर माइका वगैरह, वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मीडियम। नंबर 2, K की वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट्स पर कि आप कौन से यूनिट्स यूज करते हैं। तो K इज कूलम्स कांस्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट K है। K की अपनी वैल्यू किसके इक्वल है?
k is equal to 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। इसे हम एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन ओ पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज्ड पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? इसका कंसेप्ट क्या है? जब भी आप चार्जेस के दरमियान कुछ नहीं रख रहे हैं तब हम एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट कंसिडर करते हैं। एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सिंपली ये शो कर रहा है कि जब पॉइंट चार्जेस के दरमियान कुछ भी आपने नहीं रखा इंसुलेटर, तो जो फ्री स्पेस है ये कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को इनके दरमियान। तो के की इक्वेशन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो के की अपनी वैल्यू आ जाती है, के की वैल्यू आ जाती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू आ जाएगी। आप जो इक्वेशन 1 है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जो इक्वेशन 1 आपने लिखी है, ये इक्वेशन F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी कूलम्स लॉ की, जो आपने याद रखनी है। यहाँ तक मैं रिपीट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम ने कहा कि जो भी दो पॉइंट चार्जेस आप रखते हैं एट रेस्ट, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जिसका मतलब ये है कि अगर आप चार्जेस बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ जाएगी, आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स कम होगी, डिस्टेंस डबल कर ले फोर्स 4 टाइम्स कम होगी, इसीलिए स्क्वायर लगाया है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इक्वेशन है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो K लगेगा, K इज कूलम्स कांस्टेंट। K depends upon the medium between the charges and K depends upon the units used. K की अपनी वैल्यू क्या है? इसकी अपनी इक्वेशन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई 22/7 इसकी वैल्यू है, 3.14 इसका आंसर आता है। एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो के का आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मेन इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं के की वैल्यू पुट करके। अब अगर हम इस तरह कर लें कि इन चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रखें, देखिए चार्जेस थे Q1 Q2, इनके दरमियान फ्री स्पेस था। अगर आप इनके दरमियान कोई भी मीडियम रखें, सपोज कोई भी इंसुलेटर रखें, आपने इंसुलेटर रखा, तो इनके दरमियान कूलम फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इस फ्री स्पेस के लिए, और साथ ही आप क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आप किसके लिए लिखेंगे? इंसुलेटर के लिए। बाकी एज इट इज लिख लें Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के लिए हमने सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस के लिए आपने लिखा, एप्सिलॉन आर ये आपने लिखा इंसुलेटर के लिए। जो एप्सिलॉन आर है इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी।
इट मीन्स ये इंसुलेटर कितना परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्जेस के दरमियान। हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट है, बुक में एक टेबल में इसकी वैल्यूज़ दी हुई है। हवा एक इंसुलेटर है, ठीक है, रबर अलग इंसुलेटर है, ग्लास अलग इंसुलेटर है, माइका अलग इंसुलेटर है। हर एक के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इंसुलेटर रखने के बाद चार्जेस के दरमियान कूलम्स फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, राइट। कूलम्स फोर्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अब जो आपने एफ लिखा है उसको आप एहतियातन एफ डैश से शो कर ले। एफ के ऊपर एक बार लगा ले या डैश लगा ले। अब इस इक्वेशन में ये जो टर्म है जो मैंने ब्लैक में लिखी है, दिस टर्म जो आपने ब्लैक में लिखी है, ये तो एफ के इक्वल है, एफ के इक्वल है, राइट। तो लिहाजा आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय एप्सिलॉन आर। वो पूरी ब्लैक टर्म आप एफ से शो कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ बाय एफ डैश आ जाएगा। एक बस फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को या एप्सिलॉन आर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन नो डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड टू फोर्स व्हेन देयर इज सम डाइलेक्ट्रिक यूज्ड। तो फोर्स व्हेन नो इंसुलेटर इज यूज्ड, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, टू फोर्स व्हेन देयर इज इंसुलेटर, राइट। ये है रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन। तो आपने दो कंसेप्ट याद रखने हैं कि व्हेन इंसुलेटर इज प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस कूलम्स फोर्स डिक्रीजेस। ये मैं लिख लेता हूँ कि व्हेन इंसुलेटर, इंसुलेटर का दूसरा नाम है डाई इलेक्ट्रिक। इसे डाई इलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं ये आपको इसी चैप्टर में एक टॉपिक में क्लियर होगा, कैपेसिटर के टॉपिक में। व्हेन इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन पॉइंट चार्जेस, क्या होगा? कूलम्स फोर्स कम होगी, स्ट्रेंथ ऑफ कूलम्स फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस, राइट। और एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैं या इसे डिफाइन कर लेता हूं। तो एप्सिलॉन आर आप इसे लिख रहे हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फोर्स व्हेन देयर इज नो इंसुलेटर टू फोर्स व्हेन देयर इज सम इंसुलेटर यूज्ड। फाइनल यही डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। देन वी हैव स्किल्स क्लास। सो एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आप कंसेप्ट के साथ पढ़े, चीज़ें याद करना आपके लिए इजी होगा, हमेशा के लिए याद भी रहेंगी। सो रिलेटिव permittivity, how do we define? It is the ratio of force when no insulator is used to the force when some insulator or dielectric is used. It is the ratio of force when no insulator a dielectric is used to the force when a dielectric is used. It is the ratio of force when no dielectric is used to the force when dielectric is used. It is relative permittivity. Why have we used the word ratio? Again, मैंने आपसे कहा बी मेटिकुलस, बी बारीक बीनी से देखें। ए प्लस बी को हम क्या कहते हैं? सम। ए मल्टीप्लाइड बाय बी को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ए डिवाइडेड बाय बी को क्या कहते हैं? रेशो। जब चीज़ें अब डिवाइड हो रही है तो हम इसे रेशो कहते हैं, तो इसीलिए वर्ड यूज हुआ है रेशो। यहाँ से आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करते हैं इसे। सो नाउ वी हैव स्किल्स क्लास।